पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान सालिसी के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग रुकनी चाहिए। अगर प्रोपेगेंडा वॉर की बात की जाए तो इस टाइम पीक पर है प्रोपेगेंडा वॉर, क्योंकि हर दूसरे गुजरते दिन के साथ हम हर दूसरे दिन ऐसी स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि एक के बाद एक स्टेटमेंट, जिससे अपने अल्फाज ईरान को भी और अमेरिका को भी वापस लेना पड़ रहे हैं। एक जासूस अमरीकी खातून की बात ही की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को ईरान की तरफ से बिल्कुल डिनाई किया गया कि उनको हम रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे प्रोपेगेंडा वॉर के पीछे क्या इसराइल की एक बेतहाशा फंडिंग भी है, एक ये रीज़न भी हो सकती है। इसके अलावा मुज़म्मिल साहब ये भी बताइएगा कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि ईरान हो सकता है हौजियों को किसी भी वक्त ग्रीन सिग्नल दे दे कि बाबुल मंदक को बंद किया जाए, क्योंकि ये भी एक हथियार है ईरान के पास। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बात यह है कि ये तो ईरान ने अब तय करना है कि उसने लड़ाई कितनी बढ़ानी है। मैं तो रूमी साहब को भी कह रहा था कि मुझे अभी कोई सीज फायर नज़र नहीं आ रहा, और मुझे आज जिस तरह सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, मुझे लड़ाई बढ़ती नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल में अगले 8 दिन हम लड़ाई में शिद्दत देखेंगे। ये दुरुस्त है कि अभी तक ईरान ने सऊदी अरब को निशाना नहीं बनाया है, उसने बाकी सब मुल्कों को बनाया है, सऊदी अरब को नहीं बनाया है। यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को कहा है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, और आपने सऊदी अरब, वैसे तो कतर ने भी आज एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम अमेरिका की कोई मदद नहीं कर रहे ईरान के ख़िलाफ़, और उन्होंने ईरान को कहा तुम ऐसे ही हमारे ख़िलाफ़ किसी गलत ख़बरों की बुनियाद पर मिसाइल ना चलाएँ। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जो सालिस हैं वो भी ईरान से कोई खुश नहीं है, जैसे कतर खुश नहीं है, जैसे सऊदी अरब खुश नहीं है, पूरी दुनिया की तरह वो भी कंफ्यूज है। वो समझते हैं कि ईरान जो है उसने सालिसों की भी कोई इज़्ज़त नहीं रखी है, उसको किसी सालिस का भी कोई एहतराम या ख्याल नहीं है। टेक्निकल बात यह है कि सऊदी अरब के टैंकर को भी मारा गया है, कतर पर भी मिसाइल मारे गए हैं। यही दो दोस्त थे ईरान के पास अरब ममालिक में, इन दोनों को भी उसने फासले पे किया है। पाकिस्तान भी नतीजतन इस वक्त आपको सालसी की कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही। लेकिन ईरान की स्टेटमेंट तो है कि वो नहीं चाहते कि बिल्कुल जो अरब ममालिक हैं उनसे किसी किस्म की दुश्मनी, वो तो अमरीकी अड्डों को निशाना कहना और बात है और मिसाइल मारना और बात है। मतलब बयानात से तो नहीं है, जब आप सऊदी अरब का टैंकर उड़ा देंगे, जब कतर पे आप मिसाइल मार देंगे। तो मुज़म्मिल साहब, दूसरी तरफ जेडी वैंस आपको नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेम पेज पर है या उनकी मैनेजमेंट के साथ? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप भी हर गुफ्तगू में कहते हैं कि हम ईरान से मुआहदा करना चाहते हैं। वो कब कहते हैं नहीं करना, कभी कहते हैं कि सब हस्ती से मिटा दें, कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ऐसे कैसे? अब लड़ाई तो देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की है, जो फिलहाल ईरान के कंट्रोल में, जो फिलहाल ईरान भी तो वहां से कोई फायदा नहीं हासिल कर पा रहा ना, उसका भी ब्लॉकेड है, उसके भी 2 टैंकरों को हेल्प फायर मिसाइल मारे गए हैं। कोई जहाज, वो भी अपना कोई 1 लीटर तेल नहीं बेच पा रहे, और ना अरब बेच पा रहे। एक स्टैंड ऑफ है, बंद है, ना ईरान के फायदे में है। देखें, ईरान तो ओमान वाली साइड से भी कोई जहाज नहीं गुजरने दे रहा था, तो वो तो ओमान को भी, उसने ओमान का भी लिहाज नहीं किया। तो टेक्निकल बात यह है कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सारे सालिस ईरान से फासले पर चले गए हैं। जितने ईरान के साथ दोस्त थे, सालिस थे, वो ईरान से फासले पर चले गए हैं। ईरान को उन्हें दोबारा साथ मिलाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मुल्क अपने आप को दोबारा ईरान की खातर स्टेक पे लगाएंगे। गुफ्तगू जो मर्जी हो, देखें हर मुल्क का अपना एक स्टेक होता है। पाकिस्तान का भी एक स्टेक है, कतर का भी एक स्टेक है, ओमान का भी एक स्टेक है। वो जब अमेरिका के साथ सालसी में आते हैं, वो अपना स्टेक, अपनी ताकत उसमें लगाते हैं। ईरान की बात अमेरिका से मनवा कर देते हैं। जब जवाब में ईरान उनका लिहाज नहीं करता तो सालिस एम्बैरस होते हैं। अच्छा, अमेरिका की अब मुज़म्मिल साहब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या बूट्स मुझे लगता है चंद दिन और बमबारी रहेगी, क्योंकि MQ-4C ट्राइटन ड्रोन, जो कि F-35 से भी 2 गुना ज़्यादा कीमत का उनका ड्रोन है, वो उन्होंने यूरोप मुंतकिल कर दिया है। सोचना तो पड़ेगा, बॉडी बैग्स के लिए तैयार हैं? अभी ज़रूरत नहीं है बॉडी बैग्स की, अभी तो वो बमबारी करेंगे। मुझे लगता है वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करते रहेंगे। वो उनका अभी तो वो मेरे ख्याल है उनका रोड नेटवर्क, ट्रेन नेटवर्क, ब्रिजेस उड़ाने शुरू करेंगे और करेंगे, और देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। मुझे लगता है अगले 8 दिन काफ़ी सख्त होंगे, और अगले 8 दिन काफ़ी कुछ जो है अगले 8 दिन तय करेगा कि ईरान कितना खड़ा है और कितनी अमेरिका में भी कितनी क्या पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाती हैं ये नहीं। बरतानवी लेबर पार्टी की बात करें तो नए सरबराह का ऐलान उन्होंने कर दिया है। एंडी बनाहम पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब, और पीर के रोज़ बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 403 में से जो पार्टी थे, जो लेबर पार्टी है, उसके 403 अरकान हैं, उनमें से 379 ने उन्हें नॉमिनेट किया है।
काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी उनके पास है। इसका मतलब स्टामर के पास तो बहुत कम लोग ही रह गए थे, तो वो अब मंडे को हलफ लेंगे। अब बरतानिया में ये अब एक रूटीन ही बन गई है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेन्योर पूरा नहीं करता, और जो पार्टी इलेक्शन जीती होती है वो दरमियान में उसके अरकान खुद ही अपना वज़ीर आज़म बदल देते हैं। तो ये भी अब जो लेबर पार्टी है उसने खुद ही अपने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद किया है। उस पर उसको ये अदम एतमाद कोई मेरा मतलब दूसरी किसी अपोजिशन पार्टी नहीं लाई, अपनी पार्टी के अंदर से ही उन पर इतनी तनकीद हो गई कि उन्हें छोड़ना पड़ गया इक़्तिदार। लेकिन यूके की इकॉनमी बहुत क्राइसिस में है, रिसेशन है वहाँ पे जो इस वक्त टेक्निकल मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अमन अमान का मसला है, इमिग्रेशन का बहुत मसला है। वहाँ पर गोरे निकल रहे हैं कि सारे देशियों को वापस भेजें, इमिग्रेशन लॉज सख्त करने का मुतालबा है, जैसे अमेरिका मुझे लगता है कि जैसे ट्रम्प साहब ने अमेरिका में जो लॉज लाए हैं, ये जो नए वज़ीर आज़म आए हैं एंडी बर्नहम, वैसे लॉज मुझे यूके में होते भी नजर आ रहे हैं। आप देखें ना, वो शबीर वाले मामले पर वो कह रहे हैं कि शबीर को पाकिस्तान ले जाए, पाकिस्तान लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम आपका शहरी है, आपने उसे यूके की सिटीजनशिप दी है तो अब आप भुगतें, या तो आप सिटीजनशिप ना देते। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मेरा जाती तौर पर ख्याल है यहाँ लाकर सीसीडी के हवाले भी किया जा चाहिए। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि नए वज़ीर आज़म आए हैं तो बरतानिया के इन हाउस जो प्रॉब्लम्स है ना, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, वो बहुत ज़्यादा है, और इकॉनमी, अनएम्प्लॉयमेंट, और वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया हुआ है। तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, एनएचएस के हवाले से बहुत चैलेंजेस हैं। मतलब साहब एआई का दौर है, आसान से लफ्जों में हमारे ऑडियंस को भी समझाएं कि सागदार साहब शंघाई के दौरा उन्होंने मुकम्मल किया और पाकिस्तान अब बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रुकन बन चुका है। देखिए, बात यह है कि एआई के ऊपर चंद मुल्कों की इजारादारी रही जी, टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी की इजारादारी होती है, चाइना ने 29 मुल्कों का एक कंसोर्शियम बनाया है जिसको एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है कि ये 29 मुल्क एआई के हवाले से आपस में कोऑपरेट करेंगे और जो नई एआई में चीज़ें आ रही हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मुझे तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा है, और मुझे लगा है कि इसमें दुनिया के और मुल्कों, तरक्की पजीर मुल्कों को भी शामिल होना चाहिए। जिन मुल्कों में एआई की इतनी नॉलेज नहीं है वो इसका रुकन बन के बाकी मुल्कों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो हमें 1, 2, 4 मुल्कों की डोमिनेंस या हेजमनी नज़र आती है वो तोड़ी जा सकती है। तो मुझे तो ये अच्छा इनिशिएटिव लगा है, और पाकिस्तान इसका रुकन बना है, ये अच्छी बात है, और बाकी भी 29 मुल्क इसके रुकन बने हैं। तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पे देखता हूँ कि इंटेलिजेंस एआई की जो अगली दुनिया है उसमें ताउन होना चाहिए, एक दूसरे के बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, एक दूसरों के कोर्सेज को, एक दूसरे को बेहतरीन सॉफ्टवेयर देने चाहिए ताकि डिजिटल सारे मुल्क इकट्ठे तरक्की कर सकें। बिल्कुल।